गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर AIR 2020। जी हाँ सर, जो काले विरुद्ध डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1976 3ACC, ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें जो 6 मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे कि अतीत में जो पारिवारिक बंटवारा मौखिक रूप से हुआ है, यदि उसको बाद में लिखित रूप दिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा B के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। उन्हीं 6 मुख्य सिद्धांतों को वर्ड टू वर्ड 44 साल बाद 2020 में रविंद्र कौर ग्रेवाल के इस जजमेंट में प्रतिपादित किया गया है। मैं इन दोनों जजमेंटों की आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर तुलना करके भी बताऊंगा सर कि 44 साल बाद जो लैंडमार्क जजमेंट था 1976 का, वर्ड टू वर्ड इसमें सेम टू सेम इन्हीं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। तो आइए सर, अब हम वीडियो चालू करते हैं और इस वीडियो में इस्टोपल के सिद्धांत के संबंध में भी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसके प्रकरण के तथ्य और ट्रायल कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक दिए गए निर्णय और इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सब पे मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। और ये जो 6 सिद्धांत हैं, इनकी सरल व्याख्या को, वो जो मैंने पूरा जजमेंट कॉपी किया है उसके बीच में ही सरल व्याख्या करके मैंने इसमें लिख दी है। उन 6 सिद्धांतों को भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी जानकारी मैंने आपके लिए ई बुक PDF में तैयार करके रखी है। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक PDF के अंदर से ही देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर 31 जुलाई 2020 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर। पारिवारिक बंटवारे का कानून दशकों पुराना है, जिसकी शुरुआत प्रिवी काउंसिल से हुई और जिसे काले 1976 ने अमर कर दिया। आज रविंद्र कौर 2020 का फैसला इसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ये जो 6 सिद्धांत हैं सर, मैं सबसे पहले आपको दोनों की तुलना करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे लेफ्ट साइड तो मैं जो 1976 का काले का प्रकरण, और उसके बाद ये राइट साइड में मैं मंजीत कौर वाला जो प्रकरण है, रविंद्र कौर ग्रेवाल वाला प्रकरण कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाने जा रहा हूं। और आप खुद आप देखेंगे कि 44 साल 44 ईयर्स की अवधि कितनी लंबी होती है सर, लेकिन उन सिद्धांतों को वर्ड टू वर्ड दोहराया गया है। आइए सर, सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूं। लेट्स गो सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर काले और अन्य बनाम उपनिदेशक समेकन अन्य 21 जनवरी AC 1976 बिना रजिस्ट्रेशन के बंटवारा मान्य होगा। ये लेफ्ट साइड मैंने लगाया है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, और राइट साइड में आप देख रहे हैं ये रविंद्र कौर ग्रेवाल वाला जजमेंट। अब आप देखेंगे सर, जो मैं इसके मेन जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन्हीं को मैं आपके लिए खास तौर से लाया हूं, क्योंकि 44 साल बाद सर इसको रिटर्न किया गया है। ये मैं आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूं। ये काले 1976 वाला फैसला है सर, जो मैं आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सर, मैंने ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दोनों जजमेंट लगाए हुए हैं। एक तरफ तो आपको जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था, लेफ्ट साइड में ये काले 1976 और 2020 वाला जो है रविंद्र कौर ग्रेवाल वाला प्रकरण है, और 44 साल बाद इन सिद्धांतों को सेम टू सेम इसमें दिया गया है। आप पहला पैरा क्रमांक 1 में आपको पढ़ के बता देता हूं। दोनों में सेम टू सेम लिखा हुआ है सर, पारिवारिक समझौता वास्तविक होना चाहिए ताकि परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्ति के निष्पक्ष और न्याय संगत विभाजन या आवंटन द्वारा पारिवारिक विवादों और प्रतिद्वंदिता दावों का समाधान किया जा सके। सेम टू सेम यही वर्ड सर इधर इस्तेमाल किए गए। पैरा क्रमांक 2 में उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए और धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इधर भी सर यही बताया है, उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए और धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सर ये जो 6 सिद्धांत हैं, ये 1976 के लैंडमार्क जजमेंट के उन्हीं सिद्धांतों को इसमें दोहराया गया है। और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(2) के दायरे में नहीं आता है। कौन सा? जो अतीत में मौखिक बंटवारा हुआ है और बाद में उसको लिखित रूप दिया जाता है, तो पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(2) के दायरे में नहीं आता। अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है। ये मैंने आपको एक 44 साल बाद सर जो इस सेम सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, तो ये जो इसका महत्वपूर्ण फैसला है इसको बताने के लिए बताए हैं। ये मेरा मकसद सर, इस जो 1976 का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका जो महत्व और मूल्य बताने के उद्देश्य से ही मेरे द्वारा इसको बताया गया है, क्योंकि तकरीबन 627 जगह
सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के द्वारा इसकी मिसाल दी गई है काले 1976 के फैसले की। एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है और इस पे स्पेशल ई बुक भी लिखी हुई है। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ई बुक भी अपलोडेड है और वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें पूरे प्रकरण की व्याख्या और पूरे सिद्धांतों को मेरे द्वारा समझाया गया है। और अब हम आ चुके हैं हमारे वर्तमान जो टाइटल है रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020 का जो जजमेंट है, और उसमें भी सर ये 6 सिद्धांत आप देख रहे हैं जो इसमें बताए गए हैं। इन 6 सिद्धांतों की सरल व्याख्या मैंने इसी में आगे की है। मैं उनको सरल शब्दों में आपको पढ़ के बता देता हूं। नंबर 1 है इसमें जो 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। काले 1976 में भी सर यही 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उसमें नंबर 1 है समझौता सच्चा और जायज हो, फेयर एंड जेन्युइन। बंटवारा सिर्फ दिखावा ना हो, इसका असली उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को सही तरीके से बांटना और भविष्य के झगड़ों को खत्म करना होना चाहिए। नंबर दूसरा सिद्धांत है सर्वोच्च न्यायालय का, मर्जी सबकी दबाव किसी का नहीं। यानी समझौता अपनी मर्जी से होना चाहिए। यदि किसी को डराकर, धोखे से या अनुचित दबाव में रखकर हस्ताक्षर कराए गए हैं तो वह मान्य नहीं होगा। तीसरा सिद्धांत है सर जुबानी बात की भी कानूनी कीमत। कोर्ट ने साफ कहा है कि पारिवारिक व्यवस्था मौखिक ओरल भी हो सकती है। अगर सबने बोलकर हिस्सा तय कर लिया है तो रजिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। चौथा सिद्धांत बताया गया है लिखा पढ़ी कब रजिस्टर करानी होगी, मेमोरेंडम वर्सेस डीड। नंबर 1 ज्ञापन यदि बंटवारा पहले ही हो चुका है और आप उसे याद रखने या रिकॉर्ड के लिए कागज पर लिख रहे हैं तो रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, धारा 17(2) के तहत छूट है। दूसरा है सर दस्तावेज, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। रजिस्ट्री तभी चाहिए जब आप उसी कागज के माध्यम से पहली बार हिस्सा तय कर रहे हों। मतलब आपने आज ही बंटवारा तय किया और आज ही लिखित रूप दिया तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पहले आपने किया अतीत में और आप अतीत की ही तारीख डालते हुए आज उसको लिख रहे हैं तो उसमें इसमें छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार से हम 5वें नंबर पर आते हैं सिद्धांत जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, हक ना होने पर भी हक, कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिटिंग राइट्स। यह क्रांतिकारी पॉइंट है। अगर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जैसे इस केस में पोता, जिसका कानूनन सीधा हक नहीं बनता था लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों ने विवाद खत्म करने के लिए उसे हिस्सा देना स्वीकार कर लिया तो कोर्ट इसे वैध मालिक मानेगा। कोर्ट मान लेगा कि उसका कोई ना कोई संभाविक हक पहले से था। छठा पॉइंट है इसमें और अंतिम पॉइंट है जो 6 सिद्धांत हैं काले 1976 के उसी में इसमें भी दोहराए गए सर। अंतिम पॉइंट है बात से पलटना मना है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। यदि आपने समझौते पर सहमति दी और उसका फायदा भी उठा लिया, जैसे हिस्से की जमीन ले ली, मतलब कब्जा ले लिया अपने अपने हिस्से पे और आप रहने लगे और स्वीकार कर लिया उसको आपने, तो बाद में आप उस समझौते को चुनौती नहीं दे सकते। कानून आपको एस्टोपल मतलब विबंधित करता है और आप इस एस्टोपल के जरिए अपनी बात से मुकरने से आपको रोकता है। इसमें एक पावर लाइन में आपको बता दूं सर कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020 के केस में स्पष्ट कर दिया है कि पारिवारिक शांति के लिए किया गया बंटवारा तकनीकी कमियों जैसे रजिस्ट्रेशन न होना के बावजूद पक्षकारों पर पत्थर की लकीर की तरह बाध्यकारी होगा। कानूनी सिद्धांत इसमें जो एस्टोपल के बारे में बताया गया है, काले वाले प्रकरण 1976 में भी बताया गया था, इसमें भी सर बताया गया। क्या बताया गया है, सरल अर्थ हम इसको समझ लेते हैं। एस्टोपल आखिर होता क्या है सर, इसको हम देख लेते हैं। कानून का यह सिद्धांत कहता है कि अगर आपने किसी बात को स्वीकार कर लिया, उस पर दस्तखत किए और उसका फायदा भी उठा लिया तो बाद में आप अपनी उस बात से पलट नहीं सकते। कोर्ट आपको थूक कर चाटने की इजाजत नहीं देता। एक आसान उदाहरण हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 3 भाई हैं, अमित, सुमित और विनय। उनके बीच एक पारिवारिक सेटलमेंट मतलब समझौता हुआ जिसमें अमित को शहर वाला मकान मिला और सुमित व विनय को गांव की खेती वाली जमीन मिली। अमित ने उस समझौते के आधार पर मकान पर कब्जा कर लिया और उसे किराए पर चढ़ाकर किराए भी वसूलने लगा। 2 साल बाद अमित को लगा कि खेती वाली जमीन की कीमत अब बढ़ गई है। वह कोर्ट जाकर कहता है कि यह बंटवारा तो सादे कागज पर था और रजिस्टर नहीं हुआ था, इसलिए इसे रद्द किया जाए और मुझे जमीन में भी हिस्सा दिया जाए। अब यहां पर कोर्ट एस्टोपल का नियम लागू करेगा और कोर्ट अमित से कहेगा चूंकि आपने इस समझौते को स्वीकार किया और इसके तहत मकान का फायदा मतलब जैसे किराया आपने उठा लिया, इसलिए अब आप इस आधार पर बंटवारे को चुनौती नहीं दे सकते। वह रजिस्टर्ड नहीं था, आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते।
कानून आपको अपने ही बात से पलटने से रोकता है। और इसको जो ई बुक में सर हमारे जो ई बुक में इसको लिखा गया है वो इसमें सावधान एक बार का समझौता हमेशा के लिए पक्का, ये मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं सर इसको। सावधान एक बार का समझौता हमेशा के लिए पक्का। रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020 के फैसले के अनुसार स्टॉपल का सिद्धांत उन लोगों पर लागू होता है जो बंटवारे का लाभ लेने के बाद लालच में आकर समझौते को रद्द करना चाहते हैं। अगर आपने बंटवारा स्वीकार कर लिया तो कानून की नजर में अब आप उस पर बाध्य हैं, बंधनकारी हो चुका आपको। ये मैंने सर ये पूरा जजमेंट इसमें जो है कि लिखा हुआ है और इसके बाद फिर जजमेंट का पैरा क्रमांक 42 चालू होता है। बीच में ये जो टुकड़ी है जो मैंने अलग से इसमें कॉपी पेस्ट की है सरल व्याख्या करके, क्योंकि वो जो 6 सिद्धांत जो लैंडमार्क जजमेंट में भी दिए गए काले 1976 में, उन्हीं को सेम टू सेम रिपीट किया गया है। तो उसकी सरल व्याख्या मैंने सरल शब्दों में आपके लिए की है और उसके ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय की जो ट्रांसलेशन है वो उसमें मौजूद है। उसके बाद फिर आगे का जजमेंट इसमें चालू हुआ है। अब हम सर इस जजमेंट की जो पूरी तथ्य और सरल व्याख्या को देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। व्याख्या मैंने की है उपरोक्त जजमेंट की सरल व्याख्या। रविंद्र कौर ग्रेवाल एवं अन्य बनाम मंजीत कौर एवं अन्य 2019 इसमें लिखा हुआ है और 2020 का है। वैसे वो मैं 2020 ही कर दूंगा, इसमें पता नहीं वो कैसे हो गया। ये जजमेंट सर सर्वोच्च न्यायालय का आधुनिक लैंडमार्क जजमेंट है सर। इसमें जो है कि प्रकरण के जो मुख्य तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। पक्षकार 3 सगे भाई हरबंस वादी मोहन सिंह और सोहन सिंह। विवाद 11 करनाल 17 मरला जमीन को लेकर इनके बीच में हुआ था। फिर उसके बाद समझौता हुआ था सर इनमें 1970 में 1970 में मौखिक समझौता हुआ और हरबंस सिंह ही इस जमीन का मालिक रहेगा और ऐसा उनमें तय हुआ। और 1988 में इसी पुराने समझौते को एक कागज पर लिखा गया। 1970 में हुआ सर मौखिक और 88 में लिखा गया, मतलब 70 के बाद 10 आप और जोड़ दें तो 80 और 8 मतलब लगभग 18 साल बाद इसको लिखा गया। और पारिवारिक समझौते का जो इस ज्ञापन को जो लिखा गया था इसको ट्रायल कोर्ट में प्रदर्श P6 से एग्जिबिट कराया गया। ट्रायल कोर्ट में सर सब कुछ होता है, एग्जिबिट होना, गवाह होना। फिर उसके बाद जब ऊपर बात जाती है अपीलेट कोर्ट में तो वहां सिर्फ आर्गुमेंट होती है सर ला पॉइंट पर, जो कि सारा कानून का जो पहला अखाड़ा होता है वो ट्रायल कोर्ट ही होता है। वहीं सब कुछ बुनियाद रखी जाती है केस की कि किस प्रकार से ड्राफ्टिंग की जाएगी, कैसे केस लड़ा जाएगा। अब इसमें जो आगे बताया गया है कि मुकदमे में जब भाई मुकर गए तो हरबंस सिंह ने कोर्ट में केस किया कि वह जमीन का एकमात्र मालिक है। अब अदालत सफर सर चालू हुआ यहाँ से और ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का मामला है। अब ट्रायल कोर्ट ने जो हरबंस सिंह को केवल आधा हिस्सा दिया, कोर्ट ने माना कि पूरा हक साबित नहीं हुआ। प्रथम अपीलीय न्यायालय में सर मामला पहुंचा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, तो हरबंस सिंह को पूरा मालिक घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि नोटरी वाला कागज प्रदर्श P6 केवल पुराने समझौते की याददाश्त है, इसलिए रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। हाई कोर्ट में सर जिला जज के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि जमीन कागजों में रजिस्टर्ड भाइयों के नाम से सॉरी सर जमीन कागजों में भाइयों के नाम से थी, इसलिए बिना रजिस्ट्री के मालिकाना हक नहीं मिलता। सर्वोच्च न्यायालय में सर मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और जिला जज के फैसले को बहाल किया और हरबंस सिंह अपील करता कि इसमें जीत हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुख्य सिद्धांत इसमें स्थापित किए गए हैं उसमें जस्टिस जो हैं काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 के सिद्धांतों को इसमें फिर से जीवित किया गया। मुख्य बातें ये हैं इसमें सर कि पंजीकरण की आवश्यकता। यदि कोई कागज केवल पुराने मौखिक बंटवारे को रिकॉर्ड करने के लिए लिखा गया है जिसको हम मेमोरेंडम कहते हैं, तो पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उसकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है। दूसरा है आचरण जिसको हम कहते हैं कंडक्ट। कोर्ट ने देखा कि हरबंस सिंह ने अपनी संपत्ति भाइयों को दे दी थी और भाइयों ने उसे बेच भी दिया था। अब भाइयों ने समझौते का लाभ उठा लिया तो अब वे मुकर नहीं सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपल। परिवार की शांति। कोर्ट ने कहा कि परिवार के आपसी विवादों में तकनीकी कमियों जैसे रजिस्ट्री न होना को नजरअंदाज करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है सर, ये भी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है। ये सारी जानकारी सर उस पीडीएफ के अंदर से मैं दे रहा हूं, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। और ये अतीत में हुए बंटवारे की ड्राफ्ट किस प्रकार से होगी और उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी वो भी मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी हुई है, जो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा ताकि यदि आपको ऐसे आवश्यकता जीवन में महसूस हो जाती है कि बाद में कभी आपको ऐसा लेख लिखना पड़ता है अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे का,
तो वो ड्राफ्टिंग मैंने पूरे कानूनी सिद्धांतों को, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को और लैंडमार्क जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए एक अनुभव के आधार पर तैयार की है, ताकि यदि आप लोगों को आवश्यकता पड़े तो आप भी उस तरीके के बंटवारे में उन कानूनी शर्तों को जरूर उल्लेखित करें। मैं आपको आगे बताऊंगा उसकी ड्राफ्टिंग भी। अब हम आगे चलते हैं इसमें सर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये 3 तरह से सुरक्षा देता है। नंबर 1, हम आ जाते हैं नोटरी कागज की वैधता। जैसा कि आपके पास 40 साल पुराना मौखिक बंटवारा है और शायद कोई नोटरी कागज हो, तो जजमेंट के पैरा 13 के अनुसार उसे बिना रजिस्ट्री के भी कोर्ट मानेगा। मतलब यहाँ थोड़ा सा सवाल ये उठता है सर हमारे सामने कि नोटरी वकील साहब ने भी सवाल किया था, क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी की जा सकती है। तो जी हाँ सर, की जा सकती है, क्योंकि भारत के लैंडमार्क जजमेंटों में ही ये बताया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा से 7 के तहत रजिस्ट्रेशन से मुक्त है। सादा कागज भी मान्य है। तो जब सादा कागज का वैल्यूएशन, उसका आप अटेस्टेशन किसी नोटरी वकील साहब से भी करवा लेते हैं तो उसका वैल्यूएशन सर और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप उसकी नोटरी भी करवा सकते हैं नोटरी वकील साहब के पास। जो अतीत में जो आपका मौखिक बंटवारा हुआ है उसे लिखित रूप देके उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, जो आप नोटरी वकील साहब से नोटरी करवाएंगे या आप खुद लिखेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। हम देखते हैं सर इसमें कब्जे का महत्व नंबर 2 आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसके जो पैरा में माना है कि अगर किसी ने जमीन पर दुकानें या समाधि जैसी बना ली वहां पर न, तो वह उसके मालिकाना हक का बड़ा सबूत होगा। बहुत से लोग ओटला बना लेते हैं खेत की जमीन पर, जैसे कि उनके कोई बुजुर्ग मर गए, दादा परदादा, तो उनकी याद में एक ओटला बना दिया जाता है, सीमेंटेड करके चबूतरा टाइप उसको बना दिया जाता है। तो ये इस तरीके से उनका कब्जा साबित करने के महत्वपूर्ण साक्ष्य हो जाते हैं। और भाइयों का मुकर जाना, इसमें साफ लिखा है कि जो भाई एक बार समझौते में शामिल थे वह बाद में उससे पीछे नहीं हट सकते। बार्ड फ्रॉम रिपोइनिंग सेटल्ड डिस्प्यूट। पांचवा है सर महत्वपूर्ण पैरा, इसमें इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि दस्तावेज अतीत की घटना है तो उसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। काले 1976 के उन 6 प्रस्तावों को दोबारा दोहराया गया है जिन्हें आपने पहले पढ़ा था। मैंने तुलना करके ही बता दी सर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको। अब हम आ जाते हैं कुछ मुख्य मुद्दे वाली बात पर भी, जो है कि ये तो सर मैंने आपको हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट था, आज के वीडियो का टाइटल रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर AIR 2020, इस पे सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और अब हम इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स जो हैं मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17, और इनमें अक्सर टकराव होता है। और धारा 17 स्पष्ट करती है कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की कोई अचल संपत्ति है और आप यदि उसका किसी भी हस्तांतरण या विभाजन के दस्तावेज आप तैयार करते हैं, विक्रय विलेख हुआ या बंटवारा हुआ, तो उसका रजिस्टर होना रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया तो धारा 49 के तहत उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवादों में इस कठोर नियम को शिथिल किया है। और इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है सर, इसकी जो शुरुआत हुई है लैंडमार्क जजमेंट काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 से। इसके पैरा क्रमांक 6 में ये बात बताई गई है, जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है सर उसमें भी ये जानकारी दी है, आपको शॉर्ट में बता देता हूं खाली। इसमें यही लिखा हुआ है अंत में, पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1) खा के अंतर्गत नहीं आता और इसलिए इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। कौन सा? जो अतीत में हुआ है बंटवारा मौखिक रूप से। इसमें म्यूटेशन के संबंध में भी बड़े अच्छे सिद्धांत दिए गए हैं सर। नामांतरण भी उसके आधार पर करने का नायब तहसीलदार और तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेश किया गया था। यदि आपका मामले में कोई नामांतरण संबंधी ऐसा मामला है तो आप इस लैंडमार्क जजमेंट को वहां पर पेश भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि जैसे कि राजस्व न्यायालय का प्राधिकरण को यह सूचित करने के लिए थी कि पक्षों के बीच विवादित मामले परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए हैं। अब उनका निपटारा करने की आवश्यकता नहीं है और पूर्व पारिवारिक समझौते के अनुसार म्यूटेशन किया जाए, ये इस जजमेंट में सर बताया गया है। इसके जो ऐतिहासिक प्रमाण है सर मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताए थे। अब तक 687 से अधिक बार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मिसाल के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा चुका है सर, आप ये समझ लें इसका। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पारिवारिक समझौता कोई नया अधिकार पैदा नहीं करता, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच पहले से मौजूद अधिकारों का स्पष्टीकरण करता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं सर, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है। ये जजमेंट रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 का है। और ये जो काले 1976 का जो मामला था लैंडमार्क जजमेंट, उसके तकरीबन 12 साल बाद आया था सर। और इसमें भी वही सिद्धांतों को दोहराया गया था काले 1976 के। और ये जो है कि ये भी बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है इसी टॉपिक पर हमारा, कि इसमें जो बताया गया है कि ये पिछले 35 वर्षों में 200 से भी अधिक बार
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी मिसाल दी जा चुकी है सर। ये भी बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। काले के बाद रोशन सिंह और फिर जो मैंने तीसरा जजमेंट आपको बताया है, और इसमें भी सर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं मुफ्त सर सी लाइन पढ़ के शॉर्ट सी, क्योंकि इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी ई बुक भी मौजूद है। वह सारे फैसले और महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसमें बताया गया अधिनियम की धारा 17(1) खा के तहत पंजीकरण लिखित दस्तावेज जिसमें केवल यह उल्लेख है कि अतीत में विभाजन हुआ था, इच्छा की घोषणा नहीं बल्कि केवल एक तथ्य का विवरण है और इसके लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। आप समझ लें सर, मुख्य मुख्य पॉइंट मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में पढ़ के। यह हमारा हो गया सर तीसरा जजमेंट। अब हम आते हैं चौथे जजमेंट पे, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बता दिया है। और उसके बाद हमारा आता है पांचवा जजमेंट विनीता शर्मा, रोशन सिंह वाला भी सर मैंने आपको बता दिया है। चौथा है सर हमारा विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 लैंडमार्क जजमेंट। उसमें भी सर इन्हीं बातों को दोहराया गया है और वो बेटियों के हक के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें 2005 में एक संशोधन भी किया गया है। पहले जिसे कहते हैं कोपार्सनर सिर्फ बेटा पोता परपोता ही माने जाते थे, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी उसमें कोपार्सनर माना गया है और बेटे को जितना संपत्ति में अधिकार है वो सारे अधिकार बेटियों को भी इसमें प्राप्त होते हैं। ये भी एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। अब हम सर आते हैं जो ड्राफ्टिंग जो मैंने आपको बताई थी कि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो जाती है कि हम इस अतीत में हुए मौखिक बंटवारे को किस प्रकार से लिखें, तो उसमें जो महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंट हैं जो इन लैंडमार्क जजमेंटों में बताए गए हैं उनको हमें उसमें लिखना सर जरूरी है। यदि हम उन कानून के तहत यदि हम उसको नहीं लिखेंगे और हमने उसको गलती से कुछ गलत तरीके से लिख लिया, तो हमें ना तो इन लैंडमार्क जजमेंटों का लाभ मिलेगा और ना ही हमें कोई कानून का लाभ मिलेगा। वो एक बोगस दस्तावेज होगा। फिर आपको उसको फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन सर करवाना होगा। आपको ये धारा 17 की छूट का जो लाभ है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उन्हीं सभी सिद्धांतों में जो मुख्य पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक अनुभव के आधार पे एक ड्राफ्टिंग मैंने तैयार की है कि यदि आपको, चाहे आप गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है तो आप इन सिद्धांतों को उसमें जरूर शामिल करें। अब मैं उनकी ड्राफ्टिंग आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ऊपर आप लिखेंगे अतीत के मौखिक बंटवारे की याददाश्त पुष्टि पत्र, कोष्टक में मेमोरेंडम ऑफ पास्ट ओरल फैमिली पार्टीशन ड्राफ्ट, इधर दिनांक इधर स्थान, पक्षकारों का विवरण, पूरा नाम पता लिख दें सर आप, आपका जो भी है। उसके बाद घोषणा और पुष्टि, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथ, इसमें ये शब्द लिखा जाएगा। हम सभी पक्षकार आज दिनांक को जगह छोड़ दी मैंने, जिस भी तारीख में आप लिखते हैं वो लिख दें, यह सत्य घोषित करते हैं। नंबर 1, इसके समर्थन में शपथ पत्र भी लगेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा सर। नंबर 1 क्या आएगा सर इसमें कानूनी पॉइंट, यह कि हम सभी पक्षकार एक ही संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं और हमारे पिता मतलब पूर्वज, उनके आप नाम यहाँ लिख दें जो भी हैं, के समय से ही हम पैतृक संपत्ति के संयुक्त स्वामी रहे हैं। नंबर दूसरा आएगा यह कि आज से लगभग मतलब इतने वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों और स्थानीय पंचायत की मौजूदगी में परिवार की सुख शांति हेतु मौखिक रूप से ओरल संपत्ति का पूर्ण बंटवारा कर दिया गया था। ये ड्राफ्टिंग मैंने सर मेरे पिछले तीनों वीडियो में बताई है, आपको मैं बता दूं। और इसको लिखने का मेरा उद्देश्य यही है कि एक आम जीवन में उपयोग में आने की चीज है सर, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ के बताई है, वही मैं इस वीडियो में भी पढ़ के आपको बता रहा हूं। नंबर दूसरा पॉइंट हो गया सर हमारा यह कि आज से लगभग इतने साल पूर्व हमारे बुजुर्गों ने स्थानीय पंचायत की मौजूदगी में परिवार की सुख शांति हेतु मौखिक रूप से ओरल संपत्ति का पूर्ण बंटवारा कर दिया था। नंबर तीसरा पॉइंट आपको लिखना था ड्राफ्टिंग में, यह कि उस समय कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया गया था, परंतु उस मौखिक बंटवारे के तुरंत बाद ही सभी पक्षकारों ने अपने अपने आवंटित हिस्सों पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त कर लिया था, एक्सक्लूसिव पोजीशन प्राप्त कर लिया था। चौथा पॉइंट आएगा सर हमारा ड्राफ्टिंग का, यह कि पिछले वर्षों से हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्सों पर स्वतंत्र रूप से खेती निवास कर रहे हैं। पिछले वर्ष मतलब जितने भी 10, 20, 15 साल जो भी आपका आप यहाँ लिख दें जो आपने वास्तव में किया है, खेती निवास कर रहे हैं और राजस्व रिकॉर्ड में भी पृथक रूप से काबिज है। हमारे बीच अधिकारों का कोई विवाद शेष नहीं है। पांचवा पैरा आएगा यह कि वर्तमान में भविष्य की स्पष्टता हेतु हम आज इस याददाश्त पत्र के माध्यम से उस अतीत में, पास्ट में जो पहले हुआ था मौखिक बंटवारे की केवल पुष्टि कंफर्मेशन कर रहे हैं। आज नहीं लिख रहे हैं सर, सिर्फ पहले जो हुआ था उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं। यह दस्तावेज आज कोई नया बंटवारा नहीं कर रहा है, बल्कि पहले से चली आ रही वास्तविक स्थिति को केवल रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा कि रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 SC
और काले 1976 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य किया गया है। दोनों ही आप लिख सकते हैं आप चाहें तो। संपत्ति का विवरण अब यहाँ पे आएगा, वो सारी संपत्ति का विवरण आप लिख दें जिसने जिस प्रकार से बांटा है, जो जिसके भी कब्जे में है। जैसे किसी के प्रकार पास में जमीन आई, किसी के पास में मकान आया, किसी के पास में फार्म हाउस आया, किसी को शहर का मकान मिला, किसी को दुकान मिली, और सब अपने अपने काबिज हैं, वो सारा उल्लेख आप इसमें डिटेल में कर दें। और उसका अंत में आएगा पक्षकारों के हस्ताक्षर या अंगूठा और साक्षीगणों के नाम और पते। तो ये तो हो गया सर हमारा उसकी ड्राफ्टिंग हो गई अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की, किस प्रकार से कानूनी बातों को शामिल करते हुए लिखी जाएगी। अब इसमें कुछ टिप भी हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं कि इस मेमोरेंडम को तैयार करते समय आप भाषा भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में ही रखें, या ना कहें कि हम आज बांट रहे हैं, बल्कि या कहें कि हम बटे हुए हैं और आज उसे कागज पर ला रहे हैं। यही बारीकी आपके दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से बचाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर तहसील या पटवारी कार्यालय में नामांतरण या रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ राजस्व नियमों का पालन करना पड़ता है, हमें एफिडेविट भी साथ में लगाना पड़ जाते हैं। तो एफिडेविट की ड्राफ्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सबसे ऊपर लिखें। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने बोल्ड अक्षरों में येलो कलर से और डार्क में लिखा हुआ है शपथ पत्र एफिडेविट ग्रामीण आबलिक कृषि भूमि हेतु, उसकी ड्राफ्ट है। सक्षम समक्ष नायब तहसीलदार और तहसीलदार महोदय, तहसील और जिला जो भी आपका लिख दें। मैं पूरा पक्षकार नाम, पिता, उम्र, जाति, निवासी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आप सब लिख दें। नंबर 1 आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं ग्राम पटवारी, हल्का नंबर, तहसील, जिला आप सब लिख दें, और खसरा नंबर, कुल रकबा हेक्टेयर भी लिख दें, कृषि भूमि का सह खातेदार और स्वामी हूं। नंबर दूसरा फिर आएगा शपथ पत्र का मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त भूमि हमारे परिवार की संयुक्त पैतृक संपत्ति है, जिसका आज से लगभग वर्ष पूर्व जो आपने उस डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है जो बंटवारा डीड है उसके अंदर, वही आपको यहाँ लिखना है, अलग नहीं लिखना है सर, आप ध्यान रखिएगा ये वाली बात। पूर्व इतने वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों एवं ग्राम पंचायत की उपस्थिति में मौखिक पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। नंबर तीसरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त मौखिक बंटवारे के उपरांत हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से पर पृथक पृथक रूप से काबिज हैं और स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं। मेरा कब्जा खसरा नंबर, रकबा और उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा वाले रकबे हिस्से पर है। दिशा भी जरूर लिखें। चौथा पैरा आएगा एफिडेविट का, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त पुराने मौखिक बंटवारे की पुष्टि हेतु हमने आपसी सहमति से एक याददाश्त बंटवारानामा मेमोरेंडम ऑफ पार्टीज तैयार किया है, जिसकी प्रमाणित प्रति इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है। पांचवा पेरा आएगा सर, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त बंटवारे को राजस्व रिकॉर्ड खतौनी बीवन में दर्ज करने हेतु यह शपथ पत्र प्रस्तुत है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को उक्त खसरे के विभाजन या नामांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। छठा पेरा आएगा सर शपथ पत्र का, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि यह शपथ पत्र माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 और काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप दिया जा रहा है। सत्यापन आएगा उसके बाद, मैं सत्यापित करता हूं कि इस शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 से 6 तक की जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है, इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है। दिनांक, स्थान और शपथ गृहीता और के हस्ताक्षर यहाँ आ जाएंगे। इसमें भी सर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड फोती नामांतरण के बाद अक्सर पिता की मृत्यु के बाद सभी भाइयों के नाम संयुक्त रूप में फोती नामांतरण में दर्ज हो जाते हैं, भाइयों के भी और यदि बहनें हैं तो उनके भी। उस समय यह शपथ पत्र और या याददाश्त पत्र तहसील में पेश करके आप अपनी जमीन का बंटवारा आबलिक विभाजन आसानी से करवा सकते हैं। पटवारी साहब का क्या रोल होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में याददाश्त पत्र के साथ पटवारी की कब्जा रिपोर्ट भी सर लगाई जाती है, जो यह साबित करती है कि आप वास्तव में उस हिस्से पर सालों से खेती कर रहे हैं। स्टाम्प शुल्क का अगर मामला आता है सर, क्योंकि पुराने बंटवारे की केवल पुष्टि है, इसलिए इस पर कोई भारी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। केवल नोटरी और मामूली हलफनामे आप जो नोटरी वकील साहब से सत्यापित करके आप इसको पेश कर सकते हैं। और ये जो बताया गया है सर कि रोशन सिंह और काले जो जजमेंट है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि यह सिद्धांत केवल कृषि भूमि के लिए है। चाहे मकान हो, दुकान हो या प्लाट आदि संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति है तो उससे के मौखिक बंटवारे की याददाश्त सिद्धांतों में इसको लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से ड्राफ्टिंग बना दी और उसी के नीचे ये अतीत में मौखिक बंटवारे की शहरी संपत्ति है तो ड्राफ्ट, इसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। वो भी ड्राफ्ट मैंने इसमें तैयार करके दे दिए ई बुक पीडीएफ में, और उसी के नीचे इसका शपथ पत्र भी है जो इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे मैंने एक आपको पढ़ के सुना दी और आपको बता भी दी।
इस ई बुक में सर मैंने इसी ड्राफ्टिंग को और अलग अलग तरीके से भी तैयार करके लिखा हुआ है। जैसे कि अध्याय 12 में परिशिष्ट में विधिक इसका लीगल फॉर्मेट एक मैंने इसमें और भी तैयार किया हुआ है। और याददाश्त हिबानामा और गोदीनामा की स्थिति इस बंटवारे से मिलती जुलती है। इस संबंध में भी मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें लिखी हुई हैं। और अध्याय नंबर 14 में मेमोरेंडम याददाश्त और विभाजन विलेख में अंतर। अध्याय 15 में भी सर इसमें मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हैं कि नोटरी केवल हस्ताक्षर प्रमाणित कर सकता है, लेकिन वह किसी बंटवारे को कानूनी रूप से पंजीकृत रजिस्टर नहीं कर सकता। और वो जो अतीत में बंटवारा हुआ उसकी वो की जा सकती है सर नोटरी। अध्याय 16 में रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(b) के बारे में जानकारी। और अध्याय 17 के बाद सर ऐसे अध्याय 18 में 50 प्रमुख सवाल और उनके कानूनी जवाब। और इसी प्रकार से मैंने जो आगे अध्याय 19 में ये काले अन्य बनाम उपनिदेशक समेकन, ये भी हमारा अतीत में हुए बंटवारे से रिलेटेड है सर, लैंडमार्क जजमेंट है। तो इस ई बुक पीडीएफ में मैंने चारों जजमेंट उपलब्ध करा दिए हैं आपके लिए। रोशन सिंह वाला भी सर 1988 वाला, और काले 1976 वाला, रविंद्र कौर 2020 वाला, और विनीता शर्मा वाले चारों जजमेंट सर और उनकी सरल व्याख्या आपको इस पीडीएफ में सर मिल जाएगी। इसी प्रकार से अध्याय जो अगला नेक्स्ट अध्याय सर मैं आपको उससे उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें सर विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का पूरा जजमेंट और उसकी सरल व्याख्या सर इसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। और इसी प्रकार से अध्याय 20 के बाद सर जो अगला अध्याय आएगा 21, ये धारा 49 से रिलेटेड है सर, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49। इसमें पूरी वर्ड टू वर्ड मैंने टाइप भी की हुई है धारा और उसकी सरल व्याख्या भी की हुई है। मैं आपको इसको एक सरल उदाहरण से सर समझा देता हूं ताकि आपको धारा 49 को भी समझने में आसानी हो जाएगी कि ये एक जादुई अपवाद है, जिसको हम कह सकते हैं कि धारा 49 में एक परंतुक है प्रोविजो जिसको कहते हैं, जो एक डूबते को तिनके का सहारा देता है। और कानून कहता है कि भले ही कागज अनरजिस्टर्ड हो, उसे दो कामों के लिए सबूत माना जा सकता है। कौन से दो काम? नंबर 1 है विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और समपार्श्विक समव्यवहार मतलब कोलेट्रियल ट्रांजैक्शन। स्पेसिफिक रिलीफ से मतलब आप क्या समझे? यदि आपने सौदा किया, दूसरा पक्ष मुकर गया, तो उस कागज को आधार बनाकर आप सौदा पूरा करने का केस लगा सकते हैं। वो सिर्फ इतना बताने के लिए वो साक्ष्य में माना जाएगा। जैसे कि कोलेट्रियल ट्रांजैक्शन में यह सबसे महत्वपूर्ण है, आप उस कागज से मालकाना हक तो साबित नहीं कर सकते, लेकिन अपना कब्जा साबित कर सकते हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। एक सरल उदाहरण हम देख लेते हैं सर इसमें। मान लीजिए कि भाई आ ने भाई बा के साथ एक सादे कागज पर बंटवारा किया। मैंने पिछली वीडियो में भी इस उदाहरण की जानकारी दी है। सादे कागज पर बंटवारा किया और अपना अपना हिस्सा ले लिया और रजिस्ट्री नहीं करवाई। नुकसान क्या होगा? 10 साल बाद आप मुकर गया। अब बा कोर्ट में उस सादे कागज को यह कहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि देखो मैं जमीन का मालिक हूं। धारा 49 यह रास्ता बंद कर देती है। बचाओ, लेकिन वह उस कागज को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि साहब मैं 10 साल से काबिज हूं और मेरा कब्जा इस कागज की वजह से शुरू हुआ था। इसे कोलेट्रियल पर्पस मतलब संपार्श्विक उद्देश्य कहते हैं। ये सभी कुछ जानकारियां सर इसमें दी गई हैं तकरीबन। ये जो है इसके बाद जो अगला अध्याय सर, ये पूरी ड्राफ्टिंग है सर जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई थी। और उसके बाद ही इसका समापन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट जो बड़ा ही लेटेस्ट जजमेंट है उस पर जानकारी दे दी है। पिछले 2 वीडियो सर मैं बना चुका हूँ चैनल पर, काले 1976 और रोशन सिंह 1988। ये भी लैंडमार्क जजमेंट है सर, और इसी बात पर इसमें फोकस किया गया है कि अतीत में जो मौखिक पारिवारिक बंटवारा हुआ है, यदि आप उसको बाद में लिखते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराना आपको आवश्यक नहीं है, और वो एक विधि दस्तावेज माना जाएगा और उसके आधार पर आप आगे की कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने एक स्पेशल वीडियो भी सर बनाया है कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन के बंटवारा कोर्ट में मान्य है। वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और ये भी हमारा उसी जो है कि मुद्दे पर आधारित वीडियो है। इसलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि यदि आपको आपका मामला कोर्ट में इस संबंध में विचाराधीन है और आप इस प्रकार के कभी केस लड़ने की आपको आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि सभी लोग सहमत है, परिवार में कोई विवाद नहीं है, तो आप इन तीनों चारों जजमेंटों का हवाला भी तहसीलदार साहब के समक्ष, एसडीएम साहब के समक्ष आप दे सकते हैं, कोर्ट में आप दे सकते हैं और वहां निवेदन कर सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये महत्वपूर्ण सिद्धांत इन केसों में प्रतिपादित किए गए हैं और हमारा जो परिवार के लोगों में इतने साल पहले मौखिक बंटवारा हुआ था और इस प्रकार से हम काबिज भी हो गए और अब हम इसको इस रूप में अपने नाम कराना चाहते हैं।
उसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने सर आपको इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दे दी है। उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र भी मैंने आपको बता दिया है। नामांतरण का आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा वो भी ड्राफ्टिंग मैंने इसके अंदर तैयार करके रखी है। नोटरी वकील साहब के द्वारा यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है नोटरी कराने की, तो उसी ड्राफ्टिंग के आप नोटरी लिखवाने के बाद नोटरी वकील साहब से नोटरी भी आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखी हुई है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की धारा 17, धारा 49, सरल उदाहरण, ये सब कुछ जानकारियां इन तकरीबन 20-22 अध्यायों में मेरे द्वारा दी गई है। और इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर से ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही आपको सर जानकारी इसलिए दी है ताकि आप मेरे वीडियो को देखने के दौरान आप ये जान सकें कि आखिर इस पीडीएफ के अंदर लिखा क्या है। इसको देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको खरीदें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको ना खरीदें। वीडियो के अंदर पूरा ई बुक के अंदर मैंने आपको पढ़ के बताया, जानकारी दी। जब आप इसको मेरी वेबसाइट पर खरीदने जाएंगे तो वहां आपको ये अंदर का नहीं दिखाया जाएगा, वह आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन मिलेगा सर। जब आप 199 रुपए का भुगतान कर देंगे उसके बाद ये सारी जानकारी आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी जो मैंने मेरे वीडियो के अंदर आपको बता दी है। और बताने का मकसद भी आप समझ गए हैं कि आप देख लें, सुन लें और समझ लें, और आपको उसके बाद लगता है तो आप इसको खरीदें और यही सामग्री आपको वहां भी प्राप्त होगी। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। इसको परचेस करने का तरीका ये है कि आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी ई बुक पीडीएफ आपकी ईमेल पर डाउनलोड हो जाएगी। आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर आप कहीं भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी कोर्ट में, सरकारी विभाग में आप इसको पेश नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पीडीएफ है। लेकिन इसके अंदर जो कानून मेरे द्वारा दिए गए हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से, उनको और ये न्याय दृष्टांतों को आप असल जो बुक है उस बुक के साथ ही कोर्ट में आप पेश कर दें। ये एक मार्गदर्शन का तरीका है, एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का तरीका है सर, ये दावा नहीं है सर। हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती है। आप मेरी ई बुक में और मेरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी आगे कदम उठाने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें और उनके बताए अनुसार आप जरूर चलें। ये जो मैंने आपको बताए आप आपके वकील साहब को भी आप बता सकते हैं जाकर, क्योंकि यदि आपका केस इससे रिलेटेड हुआ और फैक्ट बिल्कुल सेम हुए तो आपके वकील साहब इन साइटेशन का उल्लेख जज साहब के समक्ष जरूर पेश कर सकते हैं और वो आप लोगों को इसका फायदा किस प्रकार से मिलेगा ये फिर जो भी मामले की परिस्थिति होगी और जज साहब जो भी फैसला करेंगे वो उसके बाद ही सर आपके सामने होगा। क्योंकि फैसला जज साहब के हाथ में ही होता है सर, गुण दोषों के आधार पर अंतिम फैसला जज साहब के हाथ में ही रहता है। और यदि आप उस फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप अपीलेट कोर्ट में उसकी आप अपील कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। जो हमारे वीडियो का टाइटल है रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर AIR 2020 पर, और इसकी ई बुक पीडीएफ की भी सर मैंने आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।